7 अप्रैल 2018 उत्तर प्रदेश के शामली डिस्ट्रिक्ट की बात है। राकेश रोहिला एक लैब टेक्नीशियन रात के लगभग 10 बजे काम से घर लौट रहा था। तभी तो आदमी बाइक पर आए और उसे बिल्कुल करीब से गोली मार दी। राकेश की वही स्पॉट पर मौत हो गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और जो सच सामने आए उसे सुन के आप भी कांप जाएंगे। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल, जहां हम खोलते हैं हर गंदा राज। क्या आप रेडी हैं इस मेस्ड अप दुनिया में घुसने के लिए? तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और देखिए कैसे ये कहानियां आपके दिल को छू देती हैं। लेट्स बिगिन। राकेश रोहिला शामली के दयानंद नगर में अपने परिवार के साथ रहते थे। राकेश के परिवार में कुल 5 लोग थे। उसकी पत्नी कृष्णा, 2 बेटियां और एक बेटा। बच्चों की उम्र 14 से 20 साल के बीच में था, मतलब कोई भी छोटा नहीं था। राकेश रोहिला दिल्ली के भोलानाथ नगर में बाबूनाथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। हर रोज काम के बाद वो ट्रेन से शामली के नजदीक रेलवे स्टेशन तक आता है और जहां पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 9 बज जाता है। वहां से उसका घर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर था, पर वो हमेशा अपने घर पैदल ही जाता था। तो 7 अप्रैल 2018 की रात जब वो अपने घर से सिर्फ 100 मीटर दूर था, तो लगभग 9:45 बजे तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसकी जिंदगी का अंतिम पल बन गया। राकेश को रास्ते में किसी ने बहुत पास से गोली मार दी। जगह बिल्कुल सुनसान भी नहीं था। वहां थोड़ा बहुत क्राउड था। रोड के किनारे काफी सारे दुकान थी जहां लोग आते जाते रहते थे। गोली की आवाज सुन के लोग तुरंत भाग के आया और राकेश को देखा कि वो दर्द से तड़प रहा है। शैलेंद्र, एक पास की दुकान का मालिक, तुरंत आगे बढ़ा और उसने कुछ लोगों की मदद से राकेश को जल्दी पास में जो हॉस्पिटल था वहां पे ले गया था। उस एरिया के दुकानदार और लोग राकेश रोहिला और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। उसका परिवार अक्सर वही मार्केट से सामान खरीदता था, मतलब शॉपिंग करता था, सामान खरीदता था, और उनका घर भी वहां से ज्यादा दूर नहीं था। तुरंत ही कुछ लोग राकेश रोहिला के घर में भाग के गया ताकि उसके परिवार को ये सूचना दे सके। राकेश की पत्नी कृष्णा, उसका 2 बेटियां और एक बेटा तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने के लिए निकल पड़े। घर से निकलने से पहले कृष्णा ने राकेश के भाई अपनी देवर को फोन करके सारी बात बता दी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही राकेश ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स ने उसका बेसिक जो चेकअप था वो किया और उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। राकेश के भाई मुकेश ने कुछ दुकानदारों के साथ सबसे जो नजदीकी पुलिस स्टेशन गया और पूरी घटना की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस इंचार्ज ने ध्यान से सब सुना और तुरंत एक टीम बनाकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। बाद में पुलिस घटनास्थल पे भी पहुंची और आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की। पुलिस ने सबसे पहले शैलेंद्र से पूछताछ की, क्योंकि वो वही दुकानदार था जिन्होंने राकेश को हॉस्पिटल पहुंचाया था। लेकिन शैलेंद्र ही नहीं, बाकी सब लोग भी एक ही बात बार बार कह रहे थे, हमने घटना होते हुए नहीं देखा, बस गोली चलने की आवाज आई और जब हम भाग के पहुंचे तो राकेश खून से सड़क पे पड़ा हुआ था। उसके आसपास कोई नहीं था। कातिल गोली चला के भाग गया था। पुलिस को अब कुछ खास लीड नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने राकेश के परिवार से पूछताछ शुरू की। तब पता चला कि राकेश एक कोऑपरेटिव ग्रुप चलाता था। इस ग्रुप में लगभग 20 मेंबर थे। जनरली ये सब दिख जाता है आपके आसपास में, आप थोड़ा बहुत भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो छोटा मोटा कोऑपरेटिव ग्रुप होता है ना, मतलब अनरजिस्टर्ड कोऑपरेटिव ग्रुप, ये हर पे चलाता है। तो राकेश के ग्रुप में लगभग 20 लोग थे जो हर महीने एक निर्दिष्ट राशि राकेश के पास जमा करता था। जब किसी को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो उस जमा रकम से उधार ले सकता था। उधार लेने पर सिर्फ एक छोटी सी ब्याज देनी होती थी और वो ब्याज बाकी 19 सदस्यों के बीच बांट दिया जाता था। राकेश पूरे सिस्टम को संभालता था और हर दिन काम के बाद जब वो घर लौटता था तो उसके पास काफी पैसा होता था। इस वजह से पुलिस को पहले लगा कि शायद पैसों के लालच में किसी ने राकेश का मर्डर किया हो, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी पुलिस को समझ आया कि पैसों की वजह से राकेश का खून नहीं हुआ था। इवन शैलेंद्र ने भी पुलिस को यह बताकर क्लियर कर दिया कि मुझे नहीं लगता कि पैसों की लालच में किसी ने ये सब किया है, खून किसी और वजह से हुआ होगा। तो इस तरह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने एक अलग ही डायरेक्शन लेना शुरू कर दिया था। अब पुलिस को शैलेंद्र ने क्या बोला है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब शैलेंद्र ने गन शॉट की आवाज सुनी तो वो तुरंत दौड़ के राकेश के पास पहुंच गया। उसने देखा राकेश खून से लटपट सड़क पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसके पास से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। राकेश का पैसों का बैग उसके पास ही था, हाथ में घड़ी थी, वो कीमती घड़ी थी और उंगली में सोने की अंगूठी भी थी। पुलिस जब साइड पर आई और राकेश की डेड बॉडी को ध्यान से चेक किया तो उन्होंने भी देखा कि शैलेंद्र बिल्कुल सही कह रहा था। राकेश के पॉकेट से वॉलेट भी मिल गया और पैसों से भरा बैग उसके पास ही था, मतलब कोई भी चीज मिसिंग नहीं था। ये सब देखकर पुलिस को ये बात क्लियर हो गई कि राकेश का मर्डर लूट के लिए नहीं हुआ था, जरूर इसके पीछे कोई और वजह थी। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते करते ऑलमोस्ट रात हो गया था, तो पुलिस ने राकेश की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके सारे बिलोंगिंग्स अपने पास रख लिया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो उस रात के लिए तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया था क्योंकि वो बहुत रात हो चुका था। अगली सुबह 8 अप्रैल को पुलिस की टीम की एक मीटिंग हुई। सभी ऑफिसर्स ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा, लेकिन एक बात पर सब एग्री हुए कि ये जो मर्डर ये लूट के लिए नहीं हुआ था। अगर लूट के लिए होती तो राकेश के साथ जितनी भी कीमती चीज थी वो सब चली जाती। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि उसको मारना ही मेन इंटेंशन था। इसलिए पुलिस ने डिसाइड किया कि अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस किसी पर्सनल या फैमिली एंगल पर होना चाहिए।
यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब पुलिस ने केस की डिटेल्स को ध्यान से देखी तो उन्होंने एक अजीब बात नोटिस की। अगर ये सिर्फ लूट के लिए किया गया मर्डर होता तो कातिल जरूर सुनसान जगह चुनता। वो कभी भी घर के बिल्कुल पास एक बिजी एरिया में गोली चलाकर रिस्क नहीं लेता। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि राकेश को किसी सुनसान जगह पे नहीं बल्कि एक क्राउडेड एरिया में उसके घर के बिल्कुल पास ही गोली मारी गई थी। इस बात से पुलिस को शक होने लगा कि ये मर्डर लूट के लिए नहीं किसी और वजह से किया गया है। इसलिए उन्होंने अपनी टीम के साथ सभी सस्पेक्ट को दोबारा इंट्रोगेट किया। राकेश के रिश्तेदार, उसकी वाइफ, बच्चे सबको अलग अलग से पूछा गया। सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि जो भी दुकानदार या उस रास्ते से गुजरते हुए लोग घटना के वक्त वहां मौजूद थे उनसे भी पुलिस ने उन सब से दोबारा पूछताछ की। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी भी व्यक्ति ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो केस को आगे बढ़ा सके। जैसे सब कुछ पल भर में हुआ हो और फिर सब चुप। ना किसी ने किलर को अच्छे से देखा, ना ही किसी के पास कोई ठोस सबूत था। फिर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस को एक शॉकिंग डिटेल्स पता चली। राकेश के सिर में सिर्फ 1.5 फुट की दूरी से गोली मार दी गई थी। मतलब किलर ने इतनी नजदीक से गोली चलाई थी कि राकेश की मौत तुरंत हो गई। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि कातिल का असली मकसद सिर्फ मर्डर था, लूट नहीं। ये कोई सोची समझी साजिश थी। फिर भी इन्वेस्टिगेशन में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा था, इसलिए पुलिस ने उस एरिया के सभी लोगों को थाने बुलाया जिनके ऊपर पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स था, मतलब चोर, बदमाश या पुराने क्रिमिनल्स। उनके फोन लोकेशन भी ट्रेस किया गया, लेकिन पता चला कि मर्डर के दिन 7 अप्रैल को इनमें से कोई भी ना तो क्राइम सीन पर था ना आसपास। मतलब ये लोग भी इस मर्डर में शामिल नहीं थे। बेसिकली पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं मिला था, उनका हाथ खाली था। इसलिए पुलिस ने डिसाइड किया कि अब वो केस को एक नए तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। सीसीटीवी फुटेज का एनालाइज करेंगे। राकेश हर दिन रेलवे स्टेशन से घर तक जो रास्ता यूज करता था उस पर टोटल 6 सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ था, लेकिन उसमें से एक कैमरा खराब था। तो पुलिस को बस 5 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज को इकट्ठा करना था और इन्वेस्टिगेट शुरू कर देना था। और पुलिस ने यही किया। उन्होंने 5 कैमरास की फुटेज को इकट्ठा किया और एनालिसिस शुरू कर दिया। पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखना शुरू किया, लेकिन तब तक 5 दिन बीत चुके थे। इन्वेस्टिगेशन को एक नया चैलेंजेस तब मिला जब इस केस का इंचार्ज का ट्रांसफर हो गया और नए ऑफिसर जितेंद्र सिंह ने जब जिम्मेदारी संभाली तब पुलिस की स्ट्रेटेजी भी बदल गई और इस केस को नए दृष्टि से देखना शुरू किया गया। सीसीटीवी फुटेज होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन में काफी क्रूशियल होता है। ये सस्पेक्ट की पहचान, उनकी मूवमेंट और क्राइम का टाइमलाइन एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। लेकिन क्वालिटी फुटेज का ना मिलना, कैमरास का खराब होना या डिले से फुटेज मिलना इन्वेस्टिगेशन को मुश्किल बना सकता है। नए ऑफिसर के आने पर ये सब चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक तरीके से सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करना शुरू किया ताकि किसी भी छुपी हुई क्लू को आइडेंटिफाई किया जा सके। ऑफिस इंचार्ज जितेंद्र सिंह के केस संभालते ही सबसे पहले उन्होंने राकेश रोहिला के मर्डर केस को ध्यान से स्टडी करते हैं। फिर अपनी टीम के साथ बैठकर सभी अवेलेबल सीसीटीवी फुटेज को चेक करना शुरू करते हैं। घंटों तक फुटेज देखने के बाद जब एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की सामने वाले सीसीटीवी को चेक किया जाता है जो घटना स्थल से थोड़ा ही दूर था, तब एक इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है। उस फुटेज में दिखाता है कि राकेश अपनी मौत से थोड़ी देर पहले उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में गया था। सबसे ज्यादा सस्पिशियस चीज यही थी कि एक बाइक पर 2 लड़के बैठे थे जो बार बार राकेश के आसपास ही घूम रहे थे, जैसे उसको फॉलो कर रहे हो। सीसीटीवी फुटेज में बाइक पर बैठा दोनों लड़कों का चेहरा इतना क्लियर नहीं था। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि उनकी उम्र 22 से 25 साल के बीच में होगी। फुटेज में एक और सस्पिशियस चीज दिख रही थी। बाइक के पीछे बैठा लड़का अपने हाथ में कुछ छुपा रहा था जो शायद गन हो सकता था। पुलिस को शक हुआ कि यही दोनों राकेश के मर्डर में शामिल हैं। अब पुलिस ने इन दोनों को ढूंढने की कोशिश शुरू की। सबसे पहले पुलिस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर गया जहां राकेश मर्डर से पहले गया था। दुकान के मालिक से पूछने पर पता चला कि 7 अप्रैल को राकेश सिर्फ एक छोटा स्विच खरीदने आया था। पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज से मिले क्लूज पर फोकस करना शुरू किया ताकि उन लोगों की पहचान हो सके और उन्हें पकड़ा जा सके। पुलिस ने जब इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के मालिक को सीसीटीवी फुटेज में दिखाए गए दोनों लड़कों की तस्वीर दिखाई तो मालिक ने उन्हें पहचाना नहीं। पुलिस ने एक एक करके एरिया के सभी दुकानदारों को भी फुटेज दिखाकर पूछा, लेकिन कोई भी दोनों को पहचाना नहीं। फिर पुलिस ने शैलेंद्र से पूछताछ की, जो वही दुकानदार था जिन्होंने राकेश को हॉस्पिटल ले जाने में मदद की थी। शैलेंद्र ने फुटेज देखकर बताया कि गोली लगने से कुछ देर पहले उसने इन दोनों को बाइक पर देखा था और उनके साथ राकेश का बेटा भी था। शैलेंद्र ने यह भी कहा कि बाइक चला रहा लड़का उसे पहले भी एरिया में आते जाते देखा है। यानी शैलेंद्र के स्टेटमेंट से पुलिस को एक नया लीड मिल गया। अब इन्वेस्टिगेशन का फोकस उन्हीं लड़कों पर था जो बाइक पर दिख रहे थे और जिनमें से एक राकेश के परिवार को जानता था। पुलिस ने देखा कि अक्सर वो लड़का राकेश के घर की तरफ जाता था, इसलिए पुलिस ने फिर राकेश की वाइफ और बच्चों से अलग अलग थाने बुलाकर पूछताछ की और उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाई। राकेश की वाइफ और दोनों बेटियां फुटेज में दिख रहे लड़कों को पहचान नहीं पाई, लेकिन जब फुटेज राकेश के बेटे विशाल को दिखाई गई तो उसने तुरंत पुलिस को बताया कि बाइक चला रहा लड़का उसका जाना पहचाना है। वो उसकी दीदी काव्या का पुराना क्लासमेट है जिसका नाम समीर है। समीर पहले भी अक्सर काव्या से मिलने उसके घर आता था। ये नया क्लू मिलते ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक नए डायरेक्शन में बढ़ गई, क्योंकि अब सस्पेक्ट कोई बाहर वाला नहीं बल्कि परिवार से जुड़ा था। पुलिस का शक हुआ कि राकेश की वाइफ और बेटियां समीर को पहचान कर भी जानबूझकर ना पहचानने का नाटक कर रही थी।
क्योंकि अगर विशाल समीर को तुरंत पहचान सकता है तो फैमिली के बाकी मेंबर्स भी उसे जानते ही होंगे। इससे पुलिस को लगा कि राकेश की वाइफ और बेटियां कुछ छुपा रही थी। विशाल से बात करने पर पुलिस को और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। 7 अप्रैल की रात जब विशाल मार्केट में दूध लेने गया था, उसने समीर और एक लड़के को भी बाइक पर देखा था। उस दिन समीर ने विशाल से बात भी की थी। विशाल की बातों से पुलिस को पक्का शक हो गया कि समीर किसी न किसी तरीके से राकेश के मर्डर में इन्वॉल्व है और हो सकता है कि समीर ही असली कातिल हो। राकेश की वाइफ और बेटियां समीर को पहचान कर भी पहचानने से इनकार कर रही थी, लेकिन ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने राकेश के परिवार के सभी मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किया। कॉल रिकॉर्ड्स देखते ही पुलिस को एक नया क्लू मिलता है। राकेश की बेटी काव्या एक पर्टिकुलर नंबर पर बार बार कॉल करती थी, या फिर उस नंबर से काव्या को सबसे ज्यादा कॉल्स आते थे। उन कॉल्स का ड्यूरेशन भी काफी लंबा था। पुलिस नोटिस करती है कि राकेश की मौत से कुछ दिन पहले से लेकर मौत के 2 दिन बाद तक काव्या और इस नंबर के बीच कई बार लंबी लंबी बातें होती रही। जब पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि यह नंबर समीर का है। अब पुलिस को समझ आता है कि काव्या और समीर के बीच रेगुलर कॉन्टैक्ट था, इसलिए राकेश की वाइफ और बेटियां जानबूझकर समीर को पहचानने से बच रही थी। वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही थी। ये कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस को मोटिव समझने में काफी मदद करता है और केस को एक नई डायरेक्शन में ले जाता है। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन ट्रेस करते ही कंफर्म कर लेती है कि 7 अप्रैल राकेश की मौत के दिन समीर की लोकेशन भी वही थी, मतलब समीर उस वक्त घटनास्थल पर ही मौजूद था। इसके बाद पुलिस समीर के बारे में डिटेल में पता लगाना शुरू करती है। समीर हाजीपुरा मोहल्ला में रहता है। समीर के पिता एक डॉक्टर है और घटना के बाद, मतलब राकेश के मर्डर के बाद, समीर फरार हो गया था। पुलिस हर तरफ समीर की तलाश में लग जाती है। कुछ दिन बाद टिप मिलती है कि समीर एक रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा है। पुलिस तुरंत टीम लेकर वहां रेड करती है ताकि समीर को पकड़ा जा सके। पुलिस रेस्टोरेंट पहुंचती है और समीर को गिरफ्तार कर लेती है। समीर वहां अकेला नहीं था, उसके साथ था उसका कजिन सदब और राकेश की बेटी काव्या। पुलिस तीनों को वहीं से पकड़कर थाने ले आती है। थाने में सख्त पूछताछ के सामने समीर टूट जाता है और सब सच बता देता है। सच सुनते ही पुलिस ऑफिसर भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि समीर और काव्या का 3 साल से रिलेशन था, जब वो दोनों क्लासमेट्स थे। तभी से उनका अफेयर शुरू हुआ था। बाद में समीर कोटा चला गया एमबीबीएस की कोचिंग के लिए और काव्या यही बीएससी पढ़ रही थी। दूरियां बढ़ने के बाद भी दोनों का कॉन्टैक्ट बना रहा। अक्सर समीर काव्या से मिलने घर भी आता था। समीर काव्या से किसी होटल, मतलब ओयो में, या तो घर में आके उसे मिलता था। सुनने में आया है कि दोनों ने अपनी लिमिट्स कई बार क्रॉस की थी, मतलब दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गए थे। पड़ोसियों ने भी कई बार समीर को काव्या के घर आते जाते देखा था, इसलिए उन लोगों ने ये बात राकेश को बता दी। एक दिन राकेश ने भी समीर को अपने घर से निकलते देख लिया और उस दिन राकेश ने समीर को समझा दिया कि वो दोबारा कभी उनके घर ना आए। राकेश समीर को साफ साफ बोलता है कि वो ना तो घर आए, ना ही काव्या से कोई कांटेक्ट रखे, लेकिन समीर राकेश की बात सुनता ही नहीं। वो काव्या से मिलना और बात करना जारी रखता है। कुछ दिन बाद जब राकेश हाफ डे की छुट्टी लेकर घर लौट रहा था, तब उसने देखा समीर और काव्या एक होटल से बाहर आ रहा है। राकेश को तुरंत समझ आ गया कि होटल में दोनों क्या कर रहे थे। ये सब देखकर राकेश का गुस्सा फूट पड़ता है। वो दोनों के सामने जाकर समीर को जोर से पीट देता है और फिर से धमकी देता है कि समीर दोबारा काव्या से ना मिले, ना ही उससे कोई कांटेक्ट रखे। राकेश सोचता है कि अब समीर उसका बात मान लेगा। घर आके वो काव्या को भी डांटता है और उसे भी ये सब बंद करने को कहता है। राकेश को लगा था कि इस बार उसकी बात का असर होगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसके सामने और एक ज्यादा डरावना सच सामने आए। राकेश की वाइफ कृष्णा के पास राकेश की अनुपस्थिति में कई अलग अलग आदमी आते थे। राकेश को पता चला कि उसकी वाइफ कैरेक्टरलेस है, जिस वजह से घर में रोजाना झगड़े मारपीट होती थी। राकेश अक्सर अपनी वाइफ और बेटियों को ताना देता था और उन पे हाथ भी उठाता था। ये डोमेस्टिक वायलेंस, शॉक और फैमिली में बढ़ता टेंशन ही आगे चलकर ट्रेजेडी की वजह बनी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये सब फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स और पर्सनल ग्रजेस भी मर्डर के मोटिव के रूप में सामने आए। एक दिन जब वो काम पर जाने के लिए ट्रेन पकड़ रहा था, उसका ट्रेन मिस हो गया। थोड़ा काम निपट कर और इधर उधर घूम कर वो वापस आया। घर में घुसने से पहले ही उसने दूर से देखा कि समीर उसकी अनुपस्थिति में उसके घर से निकल रहा है। सबसे अजीब बात थी कि उस वक्त घर में सिर्फ उसकी वाइफ कृष्णा ही थी। मतलब यहाँ पे आप समझ जाइए, समीर का रिलेशन काव्या के साथ भी था और काव्या के माँ कृष्णा के साथ भी था। ये देखकर राकेश बहुत गुस्सा हो गया। समीर को पकड़ नहीं पाया, लेकिन कृष्णा से कह दिया, मुझे पता है तुम्हारा उस लड़के के साथ अफेयर है। इसका मतलब जिस्म की भूख सिर्फ काव्या और समीर तक सीमित नहीं थे, बल्कि उसकी वाइफ कृष्णा और समीर के बीच में भी कुछ चल रहा था। समीर एक ही समय पर कृष्णा राकेश की वाइफ और काव्या राकेश की बेटी दोनों के साथ रिलेशनशिप में था। एक बार राकेश का बेटा विशाल अपनी माँ कृष्णा और समीर को एक साथ देख लेता है अपनी ही बिस्तर पे, लेकिन वो ये बात अपने पापा राकेश को नहीं बताता। कृष्णा विशाल को समझा देती है कि समीर सिर्फ काव्या को कुछ नोट्स देने आया था। इस सब के बाद राकेश रोज रात को नशा करके घर लौटता है और अपनी वाइफ और बेटियों को मारता है। दूसरी तरफ राकेश के बदलते व्यवहार की वजह से काव्या और समीर की मुलाकात कम होने लगती है। काव्या को लगता है कि अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो उनका रिश्ता टूट जाएगा। साथ ही रोज रोज घर की टेंशन और बात की हिंसा से काव्या मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। काव्या अपने पापा की मारधर, गाली गलौज और रोज रोज के टॉर्चर से इतनी परेशान हो गई थी कि उसे लगने लगा अब ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। उसने सोचा जब तक पापा है
ना वो समीर के साथ रह पाएगी, ना ही शादी कर पाएगी, क्योंकि पापा कभी भी उनके रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए काव्या ने एक प्लान बनाया। उसने समीर को बोला, जब तक मेरे पापा है हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। पापा को दुनिया से हटा दो, वरना हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। काव्या ने समीर को समझाया, ये हम दोनों के लिए जरूरी है। पापा को हटा देना ही हमारे फ्यूचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। समीर ने काव्या का बात अंत में मान ही लिया। काव्या ने अपनी माँ और बहन को भी अपने प्लान के बारे में बता दिया था। माँ कृष्णा तो सीधा राकेश को मारने के प्लान में शामिल हो गई, जबकि बहन ने ना तो काव्या को एनकरेज किया, ना ही एक्टिवली हेल्प किया, लेकिन सब कुछ जानकर भी चुप रहे, क्योंकि उनका पापा राकेश रोज नशा करके उन्हें मारता था। काव्या आमतौर पर अपने पापा को बिना जरूरत के कॉल नहीं करती थी, लेकिन 7 अप्रैल को मर्डर के दिन उसने अपने पापा को कॉल किया था। ये कॉल उनके प्लान का एक हिस्सा था, ताकि समीर सही वक्त पर राकेश को टारगेट कर सके। पूरा परिवार किसी न किसी लेवल पर या तो एक्टिवली या तो चुपचाप इस मर्डर प्लॉट में इन्वॉल्व हो गया था। काव्या अपने पापा राकेश की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए उस दिन 3 बार कॉल करती है। हर कॉल में वो ऐसा बात करती है कि राकेश को कोई शक ना हो। काव्या राकेश को कॉल करके बोलती है, आयरन का स्विच खराब हो गया है, इसलिए कपड़े आयरन नहीं हो पा रहे हैं, आप एक स्विच ले आइए। राकेश जवाब देता है, मैं मार्केट में ही हूँ, अभी ले रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन तुरंत काव्या समीर को दे देती है। समीर सदक को लेकर रेलवे स्टेशन के बाहर बाइक पर रेडी था। जैसे ही काव्या से राकेश की लोकेशन मिलती है, वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक शॉप के आसपास राकेश पर नजर रखना शुरू कर देता है। रेलवे स्टेशन से ही समीर और सदक राकेश को फॉलो करते हुए आ रहे थे, लेकिन काफी दूर तक जाने के बाद भी उन्हें राकेश को मारने का कोई सही मौका नहीं मिल रहा था। जब राकेश शॉप से बाहर निकला, तब समीर और सदब ने सोचा कि अब और देर किया तो पूरा प्लान बिगड़ जाएगा, इसलिए अभी एक्शन लेना होगा। राकेश जैसे ही शॉप से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ा, सदब ने उस पर गोली चला दी। सिंस जगह काफी भीड़भाड़ वाली थी, गोली की आवाज सुनते ही मार्केट के लोग तुरंत इस तरफ दौड़ आए, इसलिए समीर और सदब को राकेश का बैग, चेन या हाथ की रिंग कुछ भी चुराने का मौका नहीं मिला। वो दोनों जल्दी से ही बाइक लेकर भाग गए वहां से। इसके बाद समीर ने काव्या को फोन करके बता दिया कि जो काम काव्या ने उसे दिया था वो हो गया है। पुलिस जब पूरी सच्चाई समझ लेती है तो काव्या की माँ और बहन को भी गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि माँ ने प्लानिंग में एक्टिवली हिस्सा लिया था और बहन सब कुछ जानकर भी चुप रही थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज का सच्चा डरावना चेहरा है। सोचिए कितने घरों में प्यार की जगह नफरत, भरोसे की जगह धोखा और खुशी की जगह सिर्फ दर्द छुपा होता है। कैसी मजबूरी थी जो एक बेटी को अपनी ही बाप का खून करवाने पर मजबूर कर दिया, और माँ वो भी चुप रही या शायद साथ भी दिया। क्या सिर्फ हाथ उठाने वाला ही दोषी है, या हर वो इंसान भी जिम्मेदार है जो रोज रोज के अत्याचार, अपमान और खूब को नजरअंदाज करता है। इस कहानी में वफादारी एक हथियार थी, प्यार एक झूठा था, और खामोशी मौत से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुई। एक पिता की बेरुखी, एक माँ के राज, एक बेटी की कामवासना और एक आशिक के जिस्म की भूख, सब मिलकर खून की एक भयानक कहानी लिखी गई। यहाँ ना सोना चोरी हुआ, ना पैसा। ये लूट नहीं थी, ये सालों के जुल्म, दुख और नफरत से पैदा हुई एक प्लान्ड हत्या थी। जब पड़ोसी आंख बंद कर लेते हैं और परिवार के लोग ही साजिश रच लेते हैं, तो फिर दोष किस पर डालें? ये केस सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, ये हमारे समाज की सोच पर भी सवाल उठाता है। क्या सच में इंसाफ मिलेगा, या ये खामोशी और हिंसा का चक्रव्यूह दूसरे घरों तक भी पहुंचेगा? ये कहानी एक वार्निंग है। अत्याचार से सिर्फ दुख नहीं, तबाही पैदा होती है, जिंदगी बर्बाद कर देती है, और कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो अपना लगता है। सोचिए, बोलिए और कुछ कीजिए, कहीं आपका घर अगला हेडलाइंस ना बन जाए। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.